तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारे साथ यहाँ पर दशरथ सकीत जी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 74 हाथ से और अपनी डेडिकेशन से। तो सबसे पहले तो दशरथ जी, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक 74 लगे? थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ से आपने अंडर ग्रेजुएशन की, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है? सर मैंने ग्रेजुएशन करौली से, राजस्थान करौली से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की थी सर। और सर मास्टर्स मैंने कोटा से कैंपस से की थी सर। ओके, तो आपने एमएससी कब पास आउट की थी? 2023 में की थी सर। ओके, 2023 में। तो आपका ये नेट में पहला अटेम्प्ट था या फिर आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं? नहीं सर, पहले दे चुका मैं अटेम्प्ट तो एक फोर्थ अटेम्प्ट था सर मेरा। ओके, तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। तो यस सर। क्या आपने अपनी बैचलर्स के ड्यूरेशन में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन भी की थी? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं था इस वजह से। आपको आइडिया ही नहीं था, तो मतलब आपने एमएससी में ही कहीं ना फ्रेश स्टार्ट की। तो आईआईटी लगी उनको थोड़ा एक बेनिफिट हो जाता है कि वो पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ कर जाते हैं, उनको पहले से ही कुछ चीज़ों का आइडिया होता है, तो वो उस चीज़ को जल्दी कवर कर लेते हैं। पर आपने जैसे कहा कि आपको आईआईटी जैम का बिल्कुल पता भी नहीं था, और आपने इसी वजह से शायद अपनी नॉर्मल कॉलेज से ही केमिस्ट्री की, आपने आईआईटी जैम के लिए ट्राई भी नहीं किया था। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी कुछ, कि बिल्कुल ही नया से स्टार्ट करना, या फिर आपको पहले से काफी चीजें पता थी? नहीं सर, प्रॉब्लम्स ऐसी सर, कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। फिर बाद में कंसेप्ट क्लियर हुए थे सर। एमएससी में भी नहीं थे टोटल कंप्लीट कंसेप्ट। नेट में आके कंप्लीट हो रहे थे। तो आपने एमएससी के ड्यूरेशन में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या फिर आपने एमएससी के बाद प्रॉपर ड्रॉप लेकर ही टाइम देखा अपने सीएसआर नेट के लिए? नहीं सर, एमएससी के बाद में स्टार्ट किया था सर। ओके, तो मतलब आपने एमएससी के ड्यूरेशन में एक भी अटेम्प्ट दिया था या फिर नहीं उस टाइम पे भी? एमएससी के हाँ दिया था उस टाइम, लेकिन तैयारी नहीं नहीं थी उस टाइम। ओके, तो मतलब आपने बस नॉर्मल देखने के लिए अटेम्प्ट दिया था, तैयारी आप इतनी कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाए थे उस टाइम। ओके ओके। हाँ सर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं कि एक एजम्पशन रहता है बच्चों के मन में कि जो आईआईटीज और एनआईटीज के या फिर डीयू के बच्चे होते हैं, वो सीएसआर नेट एग्जाम जनरली वो ही निकाल लेंगे, हम लोग नहीं निकाल पाते जो रीजनल इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे नहीं निकाल पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर आईआईटी एनआईटी के बच्चों को ही एक ज्यादा एडवांटेज होता है? नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी तैयारी चाहिए सर उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी वाले ही निकालेंगे। प्रॉपर तरीका से तैयारी हुई तो फिर कोई भी निकाल सकता है सर। ओके। तो क्या आपने जब इंस्टीट्यूट में आप अपने जैसे थे एमएससी के ड्यूरेशन में, तो आपके और भी जो क्लासमेट्स थे, आपके प्रोफेसर्स आपको मोटिवेट करने, या फिर आपको बाहर से ही नेट का भी कोई एग्जाम होता है और इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, प्रोफेसर टीचर मोटिवेट कर देते, बहुत ओके, तो हेल्प मतलब मिली थी यार। आपके प्रोफेसर्स इस चीज में आपको मोटिवेट कहीं ना कहीं करते थे कि आपको नेट और गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए। चलिए, हाँ सर। बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो जनरली बच्चे तीनों डोमेन्स को नहीं पढ़ते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में वो दो डोमेन्स को पढ़ के चले जाते हैं और थर्ड डोमेन को कुछ परसेंटेज में करते हैं। तो क्या आपने तीनों डोमेन्स को पूरी तरह से पढ़ा था, या फिर आपने भी कुछ पढ़ा और कुछ चीजों को छोड़ा था? नहीं सर, मैंने दो तो कंप्लीट किए थे पूरी तरह से। इनऑर्गेनिक फिजिकल, और ऑर्गेनिक में कुछ कुछ सेलेक्ट किया था। ऐसे किया था। ओके, तो मतलब आप ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें छोड़ कर गए थे। यस सर। ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, जब बात करते हैं प्रिपरेशन तो आपने कर ली, पढ़ भी बहुत सारी चीजें ली, तो जब रिवीजन की बात करते हैं कि रिवीजन कितनी बार हमें एटलीस्ट कर लेना चाहिए कि एग्जाम में आपको सारी चीजें याद रहें, आप भूले ना कुछ भी? रिवीजन का तरीका एक तो शॉर्ट नोट्स का सबसे बेस्ट रहता है। अगर एक तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करे तो जल्दी हो जाता है। टीपीटी सॉल्व, फिर पीवाईक्यू, फिर मॉक टेस्ट वगैरह, ऐसे सही रहता है सर। रिवीजन तो बार बार करेंगे तो उसमें फायदा रहता है जी, सर। दिमाग में तो रिकॉल रहती है सर सारी चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि दशरथ बता भी रहे हैं कि जितनी बार आप रिकॉल करेंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता ही है। और शॉर्ट नोट्स जैसे, तो जैसे शॉर्ट नोट्स आपने क्या हेल्प मिली थी, और अगर बच्चे शॉर्ट नोट्स जैसे नहीं भी बनाते हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना एक सही रहता है? वैसे शॉर्ट नोट से ये है कि सर उसमें एक तो कंसेप्ट ले लेते हैं अपने, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो अपने अपने ये लिख लेते हैं उससे शॉर्ट नोट से। रिवीजन भी जल्दी हो जाता है सर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जी, जैसे शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं दर्शक भी की
अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप शॉर्ट, तो आपको बार बार रिवीजन करने के लिए पूरी कॉपीज नहीं खोलनी पड़ती, आप उसी में से ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ को बार बार रिवाइज कर सकते हैं और आपका टाइम भी कहीं ना कहीं बचता है इस चीज़ में। ओके, तो हाँ आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। तो जैसे आपने पहले 3 अटेम्प्ट दिए हाँ तो सर। नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो क्या आपको डिमोटिवेशन आती थी, और अगर आती थी तो आप ओवरकम किया कि नहीं मैं अगली बार अटेम्प्ट दूंगा? और अटेम्प्ट देने के बाद बच्चा अंदर से सोच लेता है कि नहीं शायद ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है, या मुझे इस चीज की तैयारी अब नहीं करनी चाहिए, तो आपने अटेम्प्ट तक आपने एग्जाम को दिया? सर बीच बीच में हुआ था, मतलब सर छोड़ने फैमिली की तरफ देखता तो फैमिली की तरफ से ऐसे ही सोच रही है जॉब करना है मुझे, होता ओके, कुछ दिन के लिए होता, फिर अपने आप को मोटिवेट करता सर फिर। तो मतलब आपकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली रही है कि आप फैमिली की, तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन आ जाता था कि हाँ मुझे अब जेआरएफ को निकालना ही है, ताकि मैं आगे जो भी करना चाहूँ मेरे लिए वो एक जेआरएफ मेरी सीढ़ी, उस चीज की वजह से मेरी रुकावट हाँ हो। सर। जी हाँ बिल्कुल। सर। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपने रिवीजन भी बहुत बार कर ली है, तो क्या जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कि, या मॉक टेस्ट को अगर नहीं भी लगाता है तो कितने मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगा लेने चाहिए किसी को भी एग्जाम से पहले? सर मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिलती है सर, एक तो यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं, उससे सबसे ज्यादा उसी से मिलती है सर, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट से। और फिर उसके बाद में जो फुल लेंथ के टेस्ट है वो उनको देना चाहिए सर। ओके, तो आपने कितने टेस्ट दिए थे ऑन एन एवरेज? सर यूनिट टेस्ट तो बहुत सारे दिए सर वैसे तो। ओके, और फुल लेंथ टेस्ट? फुल लेंथ सर 10 के समथिंग, इस अटेम्प्ट में 10 दिए थे समथिंग। ओके, तो मॉक टेस्ट से आपको मतलब क्या बेनिफिट लगा एग्जाम में, ये चीज का बेनिफिट मिला? सर मॉक टेस्ट से ये अपनी जो वीकनेस है सर उसका पता लगा कि इस टॉपिक में मेरी ये कमी है, तो उसको सुधारने में सर। जी बिल्कुल, तो जैसे कि दशरथ भी बता रहे हैं, बोलिए। जैसे किसी टॉपिक में हमको पता है सर यहाँ से मेरी गलती है, नोट वेट में लिख दो, वही क्वेश्चन करता, जिससे क्या है कि वो अगली बार वो क्वेश्चन गलत नहीं होता सर। ओके ओके, तो यही बात है कि मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो उसको को भी एनालाइज कर लिया एग्जाम पर, नहीं 3 घंटे की आप सिटिंग बैठ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो वो एक ठीक से हो रहा है कि नहीं, मेन चीज आपकी मॉक टेस्ट यही चीज के लिए होती है। स्कोर्स पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उससे डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए कि 50 नंबर आ रहे हैं 40 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आप जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो एग्जाम में उससे तो बेटर ही कर लेंगे, हार्ड भी होते हैं कुछ इजी भी होते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पढ़ाई भी की, रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए अटेम्प्ट करने की, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कोई पहले पार्ट सी को अटेम्प्ट करता है, कोई पार्ट बी के हिसाब से करते हैं, तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे हर सेक्शन से? सर मैंने पार्ट सी अटेम्प्ट किया था और उसके बाद में बी किया था, फिर पार्ट ए के लिए टाइम ही नहीं मिला था। ओके, तो आपने कितना कितना क्वेश्चन आइडिया होगा अगर आपको अटेम्प्ट किया तो पार्ट सी में तो शायद 21 किया था सर, और पार्ट बी का। था? ओके, तो मतलब आपने पार्ट सी में मेन अटेम्प्ट किया था, उसके बाद फिर पार्ट बी में आपने लगभग शायद 15-20 कर लिए होंगे मे बी। हाँ सर इतना ही किया था। ओके ओके, तो आप पार्ट ए तक नहीं पहुंच पाए, मतलब कहीं ना कहीं आपको शायद थोड़ा सा टाइम का इश्यू पड़ गया उसमें। हाँ सर थोड़ा ये पार्ट सी में टाइम लग गया था सर। हाँ, इस बार थोड़ा एग्जाम लेंथी भी था तो शायद इस वजह से भी आपको वो लग गया होगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि पार्ट ए तक मैं पहुंच नहीं पाया, पर क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्ट ए को छोड़ ही देते हैं कम्प्लीटली कि पार्ट ए हमें नहीं पढ़ना, हम केमिस्ट्री के बच्चे हैं हमें पार्ट ए, तो क्या इस चीज में सच्चाई है कि पार्ट ए बिल्कुल हम पढ़ ही नहीं सकते, क्या पार्ट ए को हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए? तो टाइम इशू की वजह से आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्ट ए तक जाना तो चाहते ही होंगे। हाँ सर ऐसे तो मैंने सर पार्ट ए के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो क्या है लास्ट में करके आया था, फिर ये भी गलत हो गए थे सर। 6 क्वेश्चन किए थे उसमें 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 2 क्वेश्चन ही सही निकले, फिर वो क्या आया था, टाइम नहीं मिला इस वजह से सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। ओके, तो अगर आप पार्ट ए के लिए, अगर क्या पार्ट ए को कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए हमें, या पार्ट ए को कर लेना चाहिए कभी? नहीं सर, नहीं सर कंप्लीट चीज तो नहीं सर, 7 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं नॉर्मली हो जाते हैं अगर उनको टाइम थोड़ा दे दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे कि दर्शक भी बता रहे हैं कि पार्ट ए के अंदर 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, बल्कि 5-6 क्वेश्चन मैं बोलूँ अगर सेफर साइड आप कहें तो, कि ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत डिटेल्ड में आप पार्ट ए होंगे ऐसे नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते, तो इसलिए कंप्लीटली इग्नोर में भी आए, जुड़ने तो आपके टोटल में ही है, तो कहीं ना कहीं और जेआरएफ में होने की भी पॉसिबिलिटी आपकी। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप बात कंटेंट के बारे में, आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एग्जाम भी कर लिया एक तरीके से, तो जो बच्चे बेचारे थोड़े, आपकी तो चलिए ऑल इंडिया रैंक 74 आई है, तो जो बच्चे मार्जिन से रह गए 0.5 है 1 नंबर से,
तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी ऐसी क्या गलती हुई होगी जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे आप? कुछ नहीं सर, जैसे थोड़ी बहुत मार्जिन से रह गए तो उनको दोबारा से करना चाहिए, तो सुधारना चाहिए, फिर अगली बार हो जाता है। ओके, तो वही है कि आप अगर है गए हैं इस बार तो ज्यादा निराश मत होइए। 0.5 मार्क्स और 1 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, बस 1 मार्क्स से अगर कट ऑफ कम होते तो आप भी शायद उसमें एलिजिबल होते। तो इस चीज में डिमोटिवेट मत होइए, लेकिन आप उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो और अच्छे से आप एग्जाम को निकाल सकते। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान वृक्ष की कंटेंट के बारे में। तो आपने पहले जो देखा था अपनी प्रिपरेशन में, और कंटेंट चाहेंगे कि कंटेंट से आपको क्या फायदा मिला? सर कंटेंट से फायदा, सर एक नए क्वेश्चन मिले थे मेरे को, तो उससे नए क्वेश्चन से क्या है कि सर कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, क्योंकि इस तरह CSIR इस बार क्या तो समझ में नहीं आ पाते, तो इससे क्या है कि वो नहीं हो पाता, फिर वो हो जाता है। तो मैंने ब्रह्मोस सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें क्या है सर, नए नए क्वेश्चन देखने को मिले, तो सर उससे कॉन्फिडेंस आया फिर। ओके ओके। तो जैसे कि हम बात करें कि आपने क्वेश्चंस की बात करी, तो जनरली हम कहते हैं कि पहले पीवाईक्यूज को आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपने जो पढ़ा था पीवाईक्यूज में आप उस चीज को देख पा रहे हैं। आपने ये भी नहीं कि ऐसा कुछ पढ़ लिया जो आपको शायद बताया ही नहीं गया, आपको जो पीवाईक्यूज में कभी आया ही ना हो। तो पीवाईक्यू से एक कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर उसके बाद आप नए क्वेश्चंस को भी करते हैं तो उससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप टफ क्वेश्चंस का, तो सीएसआर नेट के क्वेश्चंस तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे। तो पीवाईक्यूज आप करके गए थे, या पीवाईक्यूज पे इतना ज्यादा ध्यान आपने नहीं दिया था? नहीं सर, PIQs किए थे सर, लेकिन अब कितनी जो पहले जैसे नहीं आते सर, इस बार क्वेश्चन सीरीज है ना, उसमें नॉर्मली वैसे नहीं आते सर। ओके, तो वही बात है कि अब पीवाईक्यू ज्यादा बेसिक बेसिक आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन बिल्कुल सीधे नहीं आते हैं। या तो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता है, या फिर उसी क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देता है, स्टेटमेंट्स ज्यादा इंक्लूड कर देता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें कि वो इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते या समझ नहीं। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सोशल मीडिया की हम जब बात करते हैं तो क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? क्या आपने सोशल मीडिया के साथ कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह आपको लगी कि फील होती है? और अगर अपनी प्रिपरेशन में आपने इसको इंक्लूड किया? सर सोशल मीडिया तो था सर, लेकिन मैं क्या है फोन स्विच ऑफ रखता था जब पढ़ता था, तो और ज्यादा वो नहीं करता। ओके, तो मतलब आप सोशल मीडिया पे ज्यादा मतलब जब एक्टिव ही नहीं होते पहले ही फोन को साइड हाँ सर। कर। ओके, तो मतलब आप भी यही कर सकते हैं कि जैसे कि आप या तो सोशल मीडिया को उस टाइम पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप टाइमर सेट कर यूज करते हैं, तो कि भाई आप 15-20 मिनट के लिए चला लिया एक टाइम पे, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। और फिर एक टाइम लिमिट बना लो कि इतने टाइम तक ही मुझे चलाना है, तो आप उस चीज को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो हाँ मेरा सर, वो अगला तो क्वेश्चन कंट्रोल आपसे ये। हाँ हाँ जी, बोलिए। उसी को बोल कंट्रोल करना पड़ता है सर। वो जैसे अब टाइम मैनेज करके, अगर हम 20 मिनट चला के फिर हम 3 घंटे सिटिंग बना ली, फिर चला लिया, ऐसे सर। ओके, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब आपने बिल्कुल फुल टाइम ही प्रिपरेशन की थी आप, तो कैसा आपका रूटीन रहता था? कि मतलब कितना टाइम आप देते थे पढ़ने के लिए कि हाँ मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा? और अगर आप पढ़ते थे तो उसमें किस तरीके से आपने मैनेज करता? सर 10 घंटे तो सर रोज का था सर। जैसे कि आपने बोला कि आप 10 घंटे पढ़ते थे, तो अभी ऐसा भी होता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन तक पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार इस आज नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे आपने कैसा सोचा कि नहीं, मुझे अगले दिन अगर आज मैं नहीं, कहीं ना कहीं मन में बहुत, जब बहुत ज्यादा लंबा गोल बन जाता है कि और वो नहीं होता है, तो मन में एक रहता है कि मैं आज नहीं कर पाया, तो उसको आपने। हाँ सर, खुद को लगता है जैसे आज कंप्लीट 10 घंटे नहीं 5 घंटे पढ़ पाया, तो थोड़ा लगता है बुरा, कुछ नहीं किया। तो उसको हैंडल कर लेता सर मैं अपने हिसाब से। टाइम रात को निकाल लेता, रात को ज्यादा पढ़ लेता सर। ओके, तो मतलब जैसे कि आप कम बात को उसको एक्स्ट्रा पढ़ देते थे, या अगले दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते थे, तो हाँ इस चीज सर। को आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते थे। ओके ओके। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपके मतलब फ्यूचर प्लान्स अब क्या है? अब आपने जेआरएफ ले लिया है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि पीएचडी करेंगे, या फिर आप मेनली आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करेंगे? नहीं सर, पीएचडी करूंगा सर। मतलब आपका मेन जो गोल है वो पीएचडी? यस। ओके ओके। तो जैसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे आपको अभी देख रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं या जो भी आपके जूनियर्स हैं, क्या एडवाइस करेंगे कि आप कुछ ऐसा कर लीजिए, या फिर कोई एक फाइनल एडवाइस? फाइनल एडवाइस सर यही है सर कि सबसे पहले कंटेंट लाओ, सबसे पहले तो फिर बार बार रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, फिर डीबीबी सॉल्व करते रहो। तो मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है सर। इसमें क्या मॉक वीकनेस पता चलती है जब। ओके ओके। तो और बाकी आप मोटिवेशन के लिए उनको क्या बोलेंगे कि हाँ, आप अगर वो डिमोटिवेट हो भी रहे हैं तो वो क्या
सर मोटिवेशन तो यही है, सबसे पहले तो स्टार्ट की थी। जैसे डिमोटिवेट होते हैं तो माइंड में इस फील्ड में आई क्यों, फिर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हो जाता है सब कुछ। अगर धीरे धीरे मेहनत करते रहते हैं, बार जब भी होते हैं फिर अगली बार हो जाते हैं, कोई ना हो ही जाता है कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि दशरथ भी बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सेल्फ लो फील कर रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये सोचिए कि भाई क्यों स्टार्ट की थी आपने। और जब उस चीज को आप याद करेंगे तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगी। और अगर आप फेल हो भी रहे हैं तो आपने कुछ सीखा ही है उस फेलियर से। अब इस बार जो सीखेंगे वो अगली बार अप्लाई करिए, तो आप अच्छी अगला अगला रिजल्ट होगा वो आपका और अच्छा ही होने वाला है। तो बस यही है, अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर और अपने कंटेंट के ऊपर। जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दशरथ साकेत जी। तो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 74 हासिल की थी। तो इन्होंने काफी सारी वैल्यूएबल चीजें आपके साथ शेयर करी कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी किस तरह से रखी, उन्होंने क्या क्या चीजों को, जो अब उनकी गलतियां थी उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उन्होंने और अपने अपने लिए क्या किया। तो आप उन चीजों से थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं और आप इन चीजों को भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हम यहाँ पर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे वैल्यूएबल स्टोरीज आपके साथ लेकर आएंगे उनके। चलिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।